हेलो बच्चों, भी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आज के बाद से आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों मिलेगा मिक्स, यानी कि ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा बच्चों। साथ में ही आपको नोट्स भी मिलेगा बच्चों आज के बाद इस चैनल पे। यानी कि अब बच्चों समझ लीजिए कि एक प्रकार से क्रैश कोर्स आप लोगों का चालू हो गया है बच्चों। और बच्चों आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे और साथ में आपका सब्जेक्टिव का भी ठीक करवाएंगे बच्चों, ताकि आप लोग एग्जाम में दिक्कत न पड़े, आप लोग अच्छे से एग्जाम देकर आ जाए बच्चों, आप लोग अच्छा मार्क्स आए। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं फिजिक्स का माने कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूँगा, जो कि सारे चैप्टर को मिला के ही मैंने क्वेश्चन माने कि बनाया है। इसमें आपको जो फायदा होगा बच्चों, ऐसा नहीं कि कुछ घाटा होगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों, बीच में छोड़िएगा नहीं, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और देखना नहीं माने कि देखिएगा। ऊपर से आपको नोट्स चाहिए तो हम आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं पीडीएफ का, आप वो डाउनलोड कर ही सकते हो, उसमें आंसर भी होगा आपके लिए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, किस लेंस के द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा तथा छोटे आकार का प्रतिबिंब निर्धारित होता है। यानी कि पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, आप लोग बताइएगा बच्चों। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे बच्चों, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में दीजिएगा बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि किस लेंस के द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा तथा छोटा आकार का प्रतिबिंब निर्धारित होता है। आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा। उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। यानी कि किस लेंस के द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा तथा छोटे आकार का प्रतिबिंब निर्धारित होता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, किस लेंस के द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा और बड़ा आकार का प्रतिबिंब निर्धारित होता है। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या था कि किस लेंस के द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा और छोटे आकार का, इसमें है बच्चों कि किस लेंस के द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा तथा बड़ा आकार का प्रतिबिंब निर्धारित होता है। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर बता दीजिए बच्चों क्या होगा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का यानी कि काल्पनिक सीधा तथा बड़ा आकार का प्रतिबिंब निर्धारित होता है वस्तु का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी लेंस के किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब निर्धारित होता है। यानी कि किस लेंस के किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब निर्धारित होता है। कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, समतल लेंस का यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब निर्धारित होता है समतल लेंस का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तब निर्धारित प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि कोई भी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तब निर्धारित प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार क्या हो जाएगा। काल्पनिक उल्टा और छोटा आकार का होगा, या फिर काल्पनिक सीधा और बड़ा आकार का होगा, या फिर वास्तविक सीधा और बड़ा आकार का, या फिर वास्तविक उल्टा और छोटा आकार का होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तब निर्धारित प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार क्या होगा। इसका आंसर पता होगा तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, और यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों। और इसका नोट्स भी मैं बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग डाउनलोड करके वो भी पढ़ सकते हैं, आप रख भी सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं प्रिंट करवा के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए बताइए बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक सीधा और बड़ा आकार का होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों।
चौथा का 55वां प्रश्न है बच्चों, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है? यानी कि प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है? ईथर कण, वायु कण, जल कण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ईथर कण। यानी कि प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है? तो ईथर कण के कंपन से बनता है प्रकाश। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 5वां का 6वां प्रश्न पूरा है बच्चों, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन है? यानी कि 6वां प्रश्न पूरा है बच्चों, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन है? आयाम, तरंग की चाल, या फिर आकृति, या फिर कला, इनमें से कौन सा है जो कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आकृति है। कौन सा है? तो आकृति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 6ठा का 7वां प्रश्न पर है बच्चों, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? 7वां प्रश्न क्या पर है बच्चों कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? परावर्तन का, अपवर्तन का, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का, या फिर ध्रुवन का? चलिए बच्चों इसको कमेंट में पता होगा बच्चों आंसर, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और बच्चों ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए बच्चों बताइए, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या नहीं होती। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 7वां का 8वां प्रश्न है बच्चों, प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग मानने से निम्नलिखित में से कौन सी घटना की व्याख्या नहीं होती है? यानी कि बच्चों प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग जब मानेंगे तो कोई घटना नहीं होती है, वो घटना की व्याख्या नहीं होती है। वो कौन सा घटना की व्याख्या नहीं होती है? अपवर्तन, परावर्तन, ए और बी दोनों, या फिर ध्रुवन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग मानने से निम्नलिखित में से कौन सी घटना की व्याख्या नहीं होती है? तो वह ध्रुवन घटना की व्याख्या नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 8वां का 9वां प्रश्न है बच्चों, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव है जब माध्यम, यानी कि 9वां प्रश्न है बच्चों कि माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तब भी संभव है जब माध्यम जल में होता है, या फिर कांच होता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर कोई पारदर्शी माध्यम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव है जब माध्यम कोई पारदर्शी माध्यम हो, तभी संभव है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 9वां का 10वां प्रश्न है बच्चों, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसका वेग, इसका तरंगदैर्घ्य, इसकी कला, या फिर इसकी आयाम? तो प्रकाश के रंग का कारण क्या है बच्चों? तो बच्चों हम आपको बता दें कि प्रकाश का रंग का कारण है इसका तरंगदैर्घ्य। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। आंसर पता हो तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। 11वां प्रश्न है बच्चों, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? 11वां प्रश्न है बच्चों कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर समान रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्या होता है? तो घटता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 11 का 12वां प्रश्न है बच्चों, दो प्रकाश स्रोत कला संबंध है यदि ये जो तरंगे उत्पन्न करते हैं वे लगभग एक समान तरंगे, या फिर एक समान वेग के, या फिर एक समान तरंगार के, या फिर एक निश्चित कलांतर के? इसका सही आंसर क्या है बच्चों? दो प्रकाश स्रोत कला संबंध है यदि ये जो तरंग उत्पन्न करते हैं वे हैं, यानी कि वे क्या है? तो इसका सही आंसर बच्चों वे एक निश्चित कलांतर के हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 12 का 13वां प्रश्न है बच्चों, जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी?
यानी कि 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि जब भी हम स्रोतों और पर्दों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या फिर बढ़ती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, तो बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, यदि यंग के दो रेखा छिद्रों वाले प्रयोग में प्रकाश स्रोत को लाल से बदलकर बैंगनी कर दी जाए तो क्या हो जाएगा। यानी कि 14 नंबर प्रश्न है बच्चों कि यदि यंग के दो रेखा छिद्रों वाले प्रयोग में प्रकाश स्रोत का लाल से बदलकर बैंगनी कर दी जाए तो क्या होगा, फ्रिंज चमकीला हो जाए या फिर निम्न सट की तीव्रता बढ़ जाएगी या फिर क्रमागत फ्रिंज एक दूसरे के निकट आ जाएंगे या फिर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 14 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्रमागत फ्रिंज एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति किस घटना का व्याख्या करती है। यानी कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति किस घटना का व्याख्या करती है, व्यक्तीकरण, फिर परावर्तन, ध्रुवण, फिर वन विक्षेपण की। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण की। किस घटना की व्याख्या करती है, ध्रुवण की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है। यानी कि 16 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों कि इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर पोलैराइड या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल एवं पोलैराइड ये दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, विवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। यानी कि विवर्तन के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों शुरू से लेकर अंत तक। आपका आंसर पता हो तो बच्चों कमेंट में भी बताइएगा, इसका आंसर बताइए बच्चों कि विवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। और बच्चों आप लोग ये भी बताइएगा कि इसमें कि कौन कौन से प्रकार होते हैं विवर्तन के। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा या फिर 1 होगा। तो बच्चों हम आपको बता दें कि विवर्तन का 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2, वो भी कौन कौन सा, तो फ्रेनल होता है और फ्राउनहोफर होता है। कौन कौन सा होता है, तो फ्रेनल और फ्राउनहोफर होता है। पहला होता है फ्रेनल, दूसरा फ्राउनहोफर। चलिए बच्चों ये आप लोग याद रखिएगा, विवर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं, फ्रेनल और फ्राउनहोफर, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न बच्चों, कैथोड किरणें क्या है। कैथोड किरणें क्या है, विद्युत चुंबकीय किरणें हैं या फिर धन आवेशित कण है, अनाविष्ट कण है या फिर ऋण आविष्ट कण है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, कैथोड किरणें क्या है, तो हमको बता दें बच्चों कि कैथोड किरणें एक ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न बच्चों, कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें समूह है, किसके समूह है, इलेक्ट्रॉनों के या फिर प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉनों के या फिर परमाणुओं के। तो बताइए बच्चों कैथोड किरणें किसके समूह हैं, तो इसका सही आंसर बच्चों कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों के समूह है। किसके समूह है, तो इलेक्ट्रॉनों के, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न बच्चों, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति वह है जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन की चाल महत्तम होता है, इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर न्यून होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति वह है जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होता है,
यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? तरंग, कण या फिर तरंग कण दोनों, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर पता हो तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों बताइए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? तो तरंग और कण दोनों माना जाता है, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, दिए हुए किसी धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन है? यानी कि दिए हुए किसी धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन है किसका? सोडियम का, बेरियम का, या फिर लोहा, या फिर तांबा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो दिए हुए किसी धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन है तो किसका बच्चों? तो वह सोडियम का होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न बच्चों, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला साधन क्या कहलाता है? चलिए बच्चों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा बच्चों, कमेंट में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला साधन क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश उत्सर्जक सेल, या फिर प्रकाश चालकीय सेल, या फिर प्रकाश वोल्टीय सेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला साधन क्या कहलाता है? तो वो बच्चों प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रकाश विद्युत सेल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रकाश विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बच्चों इसका आंसर आप लोग बताइए बच्चों कि प्रकाश विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये भी आप लोग बता दीजिएगा कि प्रकाश विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर आंसर लिखिएगा बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? प्रकाश विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो प्रकाश उत्सर्जक सेल, और दूसरा होता है प्रकाश वोल्टीय सेल, और तीसरा होता है प्रकाश चालकीय सेल। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों। उस प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल और प्रकाश चालकीय सेल, ये तीनों ही प्रकाश विद्युत सेल के प्रकार हैं। यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। कितने प्रकार होते हैं? तो 3। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रकाश के संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। यानी कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए क्या आवश्यक है? तरंग सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, ए और बी दोनों, या फिर में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? प्रकाश के संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बच्चों? तो वो तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों की आवश्यक है, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न बच्चों, इनमें कौन आवेश रहित है? यानी कि अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण, प्रोटॉन कण, इनमें से कौन सा कण है जो कि आवेश रहित है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फोटोन कण आवेश रहित है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए प्रयोगों में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया? यानी कि 27 नंबर प्रश्न है बच्चों कि परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोगों में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया? परिवर्तन, या फिर अपवर्तन, या फिर व्यक्तीकरण, या फिर प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन। सॉरी बच्चों यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, प्रकीर्णन होगा बच्चों यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 28 नंबर प्रश्न बच्चों, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहते हैं? परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहते हैं? नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षी बल, या फिर कूलॉम यानी कि विद्युत बल, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहते हैं? तो वह कूलॉम बल के कारण रहते हैं। किस बल के कारण? तो कूलॉम बल यानी कि विद्युत बल के कारण रहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का।
29वां प्रश्न है बच्चों, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध होता है। यानी कि 29वां प्रश्न है बच्चों कि रदरफोर्ड के जो प्रकीर्णन प्रयोग में, यानी कि जो रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन प्रयोग किया था उसमें किसका अस्तित्व सिद्ध होता है। किसका सिद्ध होता है बच्चों, ऋणाविष्ट नाभि का, या फिर धनाविष्ट नाभि का, या फिर नाभिक में न्यूट्रॉन का, या फिर परमाणु में धन आवेश के समविभाजन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध होता है। यानी कि 29वां प्रश्न क्या पूरा है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, धनाविष्ट नाभिक का। यानी कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध होता है, तो धनाविष्ट नाभिक का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न है बच्चों, पतली पत्ती द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन में रदरफोर्ड के प्रयोग में नाभिक के निकटम जो अल्फा कण आते हैं वे सीधे चले जाते हैं, या फिर थोड़ा सा विक्षेपित हो जाते हैं, फिर बहुत अधिक विक्षेपित हो जाते हैं, या फिर रुक जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों कि पतली पत्ती द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन में रदरफोर्ड के प्रयोग में नाभिक के निकटम जो अल्फा कण आते हैं वे क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वे बहुत अधिक विक्षेपित हो जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 30 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों हम आपको बता दें कि आज से आपको बच्चों सब चीज़ का माने कि मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ताकि आपको एग्जाम के लिए तैयारी के लिए बहुत आसानी हो बच्चों। इसका नोट्स माने कि PDF इसका बच्चों हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे लिंक दे देंगे, उससे आप लोग डाउनलोड करके इसके आप याद भी कर सकते हो, उसमें आंसर भी आपको दिया हुआ रहेगा। चलिए बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा बच्चों, लिंक दिया रहेगा। चलिए बच्चों।